नहीं था झटपट होंगे बच्चे बड़े, समझ नहीं आता टाइम पास कैसे करें, मुश्किल से हुई कि एक दिन अचानक Don't minimize. Hands up. सो सॉरी सर। सर वो एक्चुअली सर इमरजेंसी में खोलना पड़ा। मेरे पापा ने एक लड़की की फ़ोटो वॉल पे पोस्ट कर दी है मेरी शादी के लिए। Congrats. आज से तू मेरे बाजू वाले क्यूबिकल में बैठोगे। सर नमस्ते सर। 10th बोर्ड की मार्कशीट। हाँ मार्कशीट है ना सर। अटेस्टेड है सर, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा रखा है। मेरे घर में नौकर की जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैथ्स में 80 नंबर, अरे सर और तुम 74 पे इंटरव्यू लेने आए हो। नहीं सर, 2005 की ट्रेजेडी तो याद ही होगी सर आपको। सर लेंदी पेपर आ गया था। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। कुछ भी पूछ सकता हूँ? काइंड ऑफ। तो बताओ, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागल अंकल जी कुछ ऐसा पूछिए जो आपका बेटा ऐसे नहीं बता पाएगा। सोचिए नार्को टेस्ट चल रहा है। तुम लोगों ने अपने फ्लैट में शराब की बोतलें छुपा रखी हैं। 20,000 रुपये सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अबे यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर। जाके देख यार, रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। ये मंजू देवी। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने राइटर और कंटेंट क्रिएटर चंदन कुमार। चंदन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू राहुल, थैंक यू। और हाल ही में आपने जो पंचायत जो वेब सीरीज आपने लिखी है वो बहुत ही कमाल थी, बहुत ही अमेजिंग थी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया भी उसके लिए, इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो लॉकडाउन में एज ए राइटर क्या कर रहे हो आप? इंतजार कर रहा हूँ कि लॉकडाउन खत्म हो जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ऑफ कोर्स जो भी एक आध प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत जो इन्वॉल्व हूँ उसकी मतलब उसका काम थोड़ा चल रहा है अभी हल्का फुल्का। तो बेसिकली रिसर्चिंग, नए प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब। कोई और ढेर सारा कंटेंट देख रहा हूँ नए। कोई बोरियत वाली बात तो नहीं है कि बोर हो रहे हैं इतना लंबा? नहीं, बोरियत क्या है, मतलब आजकल अगर हाथ में मोबाइल हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, आई थिंक बाकी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। जी जी हाँ, एक तरीके से। तो हालांकि हम मुंबई पहुंचेंगे, वहां के बारे में बात करेंगे, आपके उस सफर के बारे में भी। उससे पहले अब हमें ये बताइए कि किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा, कहाँ आप पले बड़े और किस तरह की एजुकेशन रही आपकी? जी मैं वैसे पटना से हूँ। तो +2 तक मैं वहीं पे था पटना में। मैं एक्चुअली पटना जिला जो है पूरा, तो वहीं पे मेरा गांव भी पटना जिला में ही है, पर मैं पटना में रहता था। और फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पापा गांव में ही रहते थे और मैं पटना में अपने अंकल के पास रहता था। तो पापा गांव में खेती वेती देखते थे, सारा अपना संभालते थे। हम लोग के वहाँ पे हैं अच्छी खासी खेती बाड़ी, तो पापा वो संभालते थे। मैं पटना में रहता था शुरू से ही, बचपन से ही। और वहीं पे डीएवी स्कूल में पढ़ता था मैं। तो +2 वहीं से किया, +2 2006 में करा मैंने। एंड आफ्टर दैट 1 साल और वहाँ ब्रेक हुआ इंजीनियरिंग में घुसने के पहले, और 2007 में फाइनली मैं वहां से निकला और आगे मतलब कॉलेज के लिए निकल गया पटना से। और +2 करने के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया था देहरादून, ठीक है। और देहरादून में इक्फा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां से कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग करी, जो कि 2011 में मैं पास आउट हुआ वहां से। बीटेक किया आपने भाई, राइट? इंजीनियरिंग? हाँ, बीटेक किया, 2011 में पास आउट हुआ। और उसके बाद फिर वहां से कैंपस प्लेसमेंट हुआ और जॉब लग गई तो फिर जॉब करने चला गया भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में कंपनी है माइंडफायर। हाँ, माइंडफायर एक कंपनी है, मैं वहां पे। तो ये लिखने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? लिखने का एक्चुअली शुरू से ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा कोई दिमाग में थॉट, इवन कॉलेज तक ये कोई थॉट नहीं था कि फिल्म मेकिंग में जाना है, राइटिंग में जाना है, कुछ ऐसा है। बट एक बार जब जॉब लग गई, पहली जॉब, कॉलेज में तो प्रायोरिटी सबकी जॉब ही होती है। बिल्कुल। तो वहां जॉब लग गई, फिर भुवनेश्वर में आ गया, जॉब शुरू भी हो गया 2011 में। और यहाँ जब शुरू हो गया, जॉब में भी 1 साल हो गया। तो फर्स्ट जॉब में जब 1 साल हो जाता है, उसके बाद लोग सोचने लगते हैं कि भाई आगे क्या करना है।
कोई एमबीए के लिए सोचता है, कोई उसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहता है। अब जैसे मैं सॉफ्टवेयर मतलब कोडिंग में था, तो जो लोग मेरे बाकी फ्रेंड्स भी थे वो लोग उसमें कंटिन्यू करना चाहते थे। कुछ लोगों का होता है एमबीए करना चाहते हैं, कोई यूपीएससी करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो वही थॉट चल रहा था और उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली आगे क्या करना है, ये जॉब कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये फील्ड। क्योंकि फील्ड ऐसा मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, फील्ड कोडिंग बहुत अच्छी मतलब जॉब सिक्योरिटी है, कई सारी कंपनीज हैं, पैसे आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, करियर ग्रोथ स्टडी मतलब काफी सही है, इन जनरल सेट पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब भी अच्छा चल रहा था, मैं काम भी सही से कर रहा था। बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद पता नहीं यार उतना जम नहीं रहा है, कुछ और करना चाहिए। ठीक है, सो साल भर के बाद मैं फिर थोड़ा सोचना शुरू किया कि एग्जैक्टली आगे करना क्या है, जो मतलब कोई ऐसी चीज जो कि मैं बाकी जिंदगी पूरे कर सकूं। तो उस समय फिर राइटिंग का थॉट डायरेक्ट नहीं आया, बट एक फेकिंग न्यूज करके वेबसाइट हुआ करती, मतलब अभी भी है, चल रहा है। अच्छा। तो फेकिंग न्यूज में न्यूज सटायर लिखा जाता है, न्यूज पैरोडी। तो मैं फेकिंग न्यूज को उस समय फॉलो करना शुरू करा था उस समय, और काफी अच्छा लगता था उसमें। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो फेकिंग न्यूज में बाहर से कंट्रीब्यूट करते हैं, आर्टिकल्स लिख के भेजते हैं, और वहां पे जो एडिटर्स बैठते हैं वो उसे फिर सही करके फिर पब्लिश करते हैं अपने मेन वेबसाइट में। तो 2012 के लास्ट के आसपास में मैंने फेकिंग न्यूज डिस्कवर किया, तो कुछ इस टाइप के थॉट्स आते रहते थे, न्यूज पैरोडी के ऐसे वैसे। और तो मैंने एक ऐसे ही संडे वनडे को बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लिख के भेजता हूँ। मैंने लिख के भेजा फिर तो वहां पे फेकिंग न्यूज के उस समय राहुल रोशन ही वाज फाउंडर, और वही रन कर रहे थे कंपनी मुंबई से। तो मैंने भेजा, फिर एक दो बार और भेजा, और वहां पे मेन साइट पे पब्लिश हुआ। और राहुल मतलब कि फिर वो शेयर हुआ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इधर उधर गया। तो अच्छा लगा कि यार ये शायद पता नहीं कर सकता हूँ या नहीं, बट अभी भी वो जॉब के लिए मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मतलब ये जॉब हो सकता है फुल टाइम। फिर उसी में फिर एक बार ऐसा कुछ हुआ कि मैंने कुछ राहुल को सजेशन भेजा यहाँ से मेल से, और मैं वीक में ऐसे ही मतलब जब थोड़ा टाइम रहता था सैटरडे संडे को, तो एक आध आर्टिकल लिख देता था। तो इसी में मैंने कुछ किसी आइडिया रिलेटेड कुछ सजेशन राहुल को भेजा था मेल पे, और तो उधर से राहुल का रिप्लाई आया कि जॉब ऑफर को लेकर के कि ज्वाइन करना चाहोगे क्या फेकिंग फुल टाइम। तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि अरे यार ये तो मेजर करियर शिफ्ट है मेरे लिए। अभी तक मतलब होता है ना कि कभी कभी आप किसी थॉट पे ऐसे ही सिर्फ एंटरटेन कर रहे होते हो, मैं भी सिर्फ एंटरटेन कर रहा था कि पता नहीं शायद इन सब इंडस्ट्री में जा सकता हूँ कि नहीं। लेकिन जब सही में सामने जॉब ऑफर आ गए और मुझे फिर शिफ्ट करना होगा उसके लिए मुंबई, तो लगा कि यार ये तो मतलब मेजर करियर शिफ्ट, अभी तक जिसको मैं हल्के में ले रहा था ऐसे ही, ये तो कुछ समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैंने थोड़ा थॉट दिया, अपने फ्रेंड से बात की, मेरे भैया है मेरे, तो उनसे बात की, तो फिर यही डिसाइड किया कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखने में कुछ जा नहीं रहा है, अगर नहीं जमेगा राइटिंग एज अ प्रोफेशन में वापस लौट आऊंगा इस फील्ड में वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 2-4 महीने का टाइम देना है। सो फिर मैंने हाँ बोल दिया, और हाँ बोल के फिर 2013 में मतलब मिड 2013 में बरसात अभी शुरू हुई थी मुंबई में, मैं मुंबई आ गया, और मुंबई आके फिर मैं फेकिंग न्यूज में आया, और फेकिंग न्यूज में फिर फुल टाइम यहाँ राइटिंग का काम करने लगा, आर्टिकल राइटिंग एंड एडिटोरियल जॉब, जो फेकिंग न्यूज का जो भी कुछ होता था वो सब करने लगा। और फुल टाइम प्रॉपर मतलब नेटवर्क 18 का जो पार्ट था फेकिंग न्यूज, तो इंडिया बुल्स में ऑफिस और आना जाना अपना चल रहा है। तो फिर कुछ वहां पे लगभग 2 साल में रहा। ठीक है, अराउंड फेब 2015 तक रहा था। ठीक है, लगभग 20 महीने के आसपास। उसके बाद जब फेकिंग न्यूज में वहां पे आर्टिकल लिखते लिखते हो गए 1.5 साल, तो फिर लगा कि अब क्या करना चाहिए, मतलब इस फील्ड में आगे लॉजिकल स्टेप क्या होगा। ठीक है, एक हम आगे जाएंगे, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जब आपने वहां पर 20 महीने दिए, या आपने जितना भी वक्त वहां दिया, उस दौरान आपने सीखा क्या, नया क्या सीखा? हाँ, मैं आता हूँ वहां पे। एक्चुअली वो राइटिंग में क्या जाता है आदमी को, मतलब क्या बेसिक स्किल सेट चाहिए होता है, आई थिंक वहां मुझे वो समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग मतलब मैं था, राहुल फाउंडर, और एक और बंदा था विक्रम, तो हम लोग 3 लोग पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम थे फेकिंग न्यूज के। सो हम लोग का डेली का रूटीन होता था कि रोज 3 आइडिया सोच के ऑफिस आना है। ठीक है, क्योंकि सुबह में हम लोग मीटिंग करते थे, मीटिंग में डिसाइड करते थे कि कौन कौन से हेडलाइन पे आर्टिकल्स लिखने हैं,
अब वो हेडलाइन सोच के आना होता था। तो ये मेरा डेली का जॉब था, रोज 3 हेडलाइन सोचना, न्यूज पैरोडी के 3 हेडलाइंस डेली का सोचना और उसमें से एक पे आर्टिकल लिखना, और किसी दिन थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम हो गया या जरूरत आ पड़ी तो एक और आर्टिकल भी लिखना। सो रोज का ये सोचने का जो ये ट्रेनिंग है, ये कुछ लगभग 20 महीने वहां पे चली, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि थोड़ा थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब उस फिक्शन वर्ल्ड में कंटेंट भी डेवलप होता था। हाँ, तो आप एक तरीके से काफी प्रैक्टिस हो गई उस चीज की। अब देखिए भाई, वो प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ा सोचने का आदत हो गया, रोज का आदत हो गया, मतलब आप रोज सोच रहे हो 3 हेडलाइन, उसमें रोज फिर आर्टिकल लिख रहे हो। तो खुद में काफी ये चैलेंजिंग ट्रेनिंग एक तरीके से, मतलब काइंड ऑफ हो गया है। और उसके वजह से मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, जो पहले मैं थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं इस फील्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं। तो एक पॉइंट के बाद लगा, फिर राहुल से भी मैं बात कर रहा था कि यार राहुल, कि आप बताओ यार आगे क्या कर सकता हूँ मैं इस फील्ड में। तो राहुल ने अभी बोला कि मतलब राहुल ने कि ये सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो सोचना शुरू करो कि क्या कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मतलब थोड़ा सोचने की आदत होगी, तो थोड़ा फिल्म, शायद स्क्रिप्ट राइटिंग या फिल्म मेकिंग इज द राइट थिंग आगे के लिए। तो फिर थोड़ा सोच कर विचार कर फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ भाई, अभी इस फील्ड में घुसना है, अब उसके लिए आगे क्या ऑप्शन है, फिर मैंने देखने शुरू। तो ये आपकी जर्नी रही उसके अंदर फेकिंग न्यूज में, कि वहां पे एटलीस्ट मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं सोच सकता हूँ, सोच के कुछ चीजें लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये लगभग 20 महीने मैंने किया। तो यानी कि वो दौर नहीं था कि आपको बॉम्बे अब बिना जॉब के जाना पड़ा, वहां पर घूमना पड़ा, वो नहीं, वो एक्चुअली मेरे साथ कभी नहीं हुआ, और मैंने वैसे डिसीजन लिए भी नहीं कभी हड़बड़ी में। सब चीज पैडिंग के साथ चल रहा था कि हाँ, मैं जॉब टू जॉब मुझे मूव करना है, और चूंकि जॉब से जॉब मूव कर रहा था, इसलिए घर वालों को भी कोई इशू नहीं था। मैं अगर आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, मुझे घर वालों को कन्विंस करना है कि भाई मैं स्विच मारना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि उधर सैलरी मुझे नहीं मिलेगी, जो एटलीस्ट यहाँ जो सैलरी मिल रही है उतनी तो मैं वहां ले लूंगा। और एक्चुअली उतनी मिल गई मुझे। घर वालों को दिखाया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जाके वहां पे फुटपाथ पे सोऊंगा, और जो मुंबई के स्ट्रगल्स के लोगों के दिमाग में परसेप्शन जो बना होता है ना, ऐसा लगता है कि सब वहां पे फुटपाथ पे सोते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो काफी एक ढंग से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, और वहां गया भी तो मेरे पास मतलब हमेशा ऑप्शन था ही कि अगर ये वर्कआउट नहीं होता है, आई कैन ऑलवेज गेट बैक टू माय ओल्ड कंपनी, राइट। टीवीएफ तो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, और विदाउट बेरोजगार हुए बिना बढ़ते गए आगे। सही है। तो फिर टीवीएफ तक कैसे पहुंचे आप? टीवीएफ में 2014 के लास्ट में मैंने आगे का थोड़ा प्लान करना शुरू कर दिया कि आगे क्या कर सकते हैं, और ये मैंने फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एक तरीके से लॉक किया कि भाई इसमें बढ़ना है आगे, क्योंकि लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप वही था। तो उस समय 2014 एंड लास्ट में फेकिंग न्यूज और टीवीएफ का कुछ कोलैबोरेशन में कुछ होने वाला था, जो कि वर्कआउट नहीं हो पाया बाद में। अच्छा। बट उसी समय मैं टीवीएफ के 2 लोगों से मिला था टीवीएफ में, एंड उसी समय फिर विश्वपति सरकार टीवीएफ में परमानेंट रूममेट्स जिसने लिखा था, तो उन लोगों से फिर बातें हुई। तो उस समय जब वो 7 वाला प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया, तो बाद में मैंने सोचा कि यार ट्राई कर सकते हैं वहां पे एज अ फुल टाइम जाने का, क्योंकि मुझे शिफ्ट एनीवे चाहिए उस फील्ड में, और ये स्टार्टअप है, नए लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्थू में काम कर रहे हैं, सीखने को शायद काफी कुछ मिलेगा, करने को काफी कुछ मिलेगा। क्योंकि कई दफा होता है कि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन का इतना छोटा पार्ट बन जाते हो कि आपको समझ भी नहीं आता है पूरा पिक्चर। अभी यहाँ क्या है कि छोटी टीम है, काफी क्लोजनेट काम होता है, सब लोग मिलजुल के 18 काम करते हैं। सो ये सब चीजें काफी सही लग रही थी। तो फिर मैंने एक बार बिस्टो को ऐसे ही कॉल किया नवंबर-दिसंबर के आसपास में, विश्वपति सरकार को बोला कि ऐसा है और मैं स्विच करना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ टीवीएफ। बिस्टो ने बोला कि ठीक है, सो अभी थोड़े टाइम में हायरिंग होने ही वाली है, तो हायरिंग की प्लानिंग चल रही थी उधर ऑलरेडी। सो आई थिंक दिसंबर में उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डाला कि भाई राइटर्स चाहिए, हमें राइटर्स चाहिए, अलग अलग पोजीशंस पे हायरिंग हो रही थी, राइटर, डीओपी, डायरेक्टर, एडी, डिफरेंट पोजीशन दे वर हायरिंग। उसमें मैंने राइटर के लिए अप्लाई कर दिया,
और फिर वहां पे फाइनली फिर जैन फेब में इंटरव्यू हुआ। बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा वहां घुसने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेकिंग न्यूज में काम कर रहा था 20 महीने से। तो जो भी जिस टाइप का कंटेंट वो लिखते थे स्क्रिप्ट पे या बनाते थे, वो उस टाइप का कंटेंट कुछ कुछ मैं पब्लिशिंग में मतलब आर्टिकल फॉर्मेट में कर ही रहा था एनी। सो थॉट प्रोसेस मैच होने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, एंड फिर मैं हायर हो गया और यहाँ पे काम शुरू हो गया, और मार्च 2015 में मैंने टीवीओ ज्वाइन कर लिया। जी, तो बतौर राइटर जब आप वहाँ काम करते हैं तो क्या प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह आप कंटेंट को डेवलप करते हैं, या कोई डिमांड होती है या फिर आप खुद ही करते हैं उसे सब कुछ? एक्चुअली वहाँ पे दोनों तरीके से काम होता है। जब हम लोगों ने जब 2015 में, और मेरे साथ और भी काफी लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था साथ में, जो अभी भी कंटिन्यू हैं वो लोग टीम में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो वहाँ पे मतलब दो टाइप का कंटेंट है। एक होता है शॉर्ट फॉर्मेट स्केचेस जो बनते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, और एक होता है वेब शो जो अपना हमारा लॉन्ग फॉर्मेट है। तो जब शुरू में मैंने ज्वाइन करा था तो उस समय एनीवे हम बहुत ज्यादा वेब शो नहीं बना रहे थे। हम लोग का वो आ चुका था, परमानेंट रूममेट्स आ चुका था, और पिक्चर्स पे काम चल रहा था। उस समय मेजॉरिटी ऑफ द काम जो था बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, वो हम स्केचेस बना रहे थे। तो स्केचेस में दो तरीके से चीजें होती हैं। या तो आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, आपने कुछ सोचा कि भाई ये कहना है और ऐसे कह सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर दूसरा एक होता है कि कुछ ब्रांडेड कंटेंट्स होते हैं कि जो सोर्स ऑफ एक रेवेन्यू था उस समय, कि कोई कंपनी आई, मान लो फ्लिपकार्ट आई, और फ्लिपकार्ट को चाहिए प्रमोशनल एक उस टाइप का स्केच जिसमें उन्हें इंटीग्रेशन चाहिए। तो फिर कभी कभी उल्टा भी होता था कि उधर से आया और हमने उनके हिसाब से सोच के बनाया, कस्टमर के हिसाब से। हाँ, तो ये शॉर्ट फॉर्मेट के लिए ही मेजरली है। बाकी लॉन्ग फॉर्मेट में तो हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं। मतलब लॉन्ग फॉर्मेट तो वैसा है कि अगर हमें स्टार्टअप की कहानी दिखानी है तो हम दिखा रहे हैं। अब उसमें फिर उसके बाद फिर हमारी दूसरी टीम का काम है कि उसके लिए स्पॉन्सर्स ले आए। तो ये जो आपने तो मेजरली काम, हाँ जी बोलिए जी, तो मेजरली काम ऐसे ही चलता है। और ये मतलब एज अ राइटर अगर आप खुद से कुछ सोच के ला रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, सो वो मतलब बहुत अच्छा और सेटिस्फाइंग काम है। और ये इसकी मतलब काफी फ्रीडम है वहां पे टीवीएफ में कि अगर आप थॉट आपके पास है, आइडिया आपने क्रैक किया है, तो आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो पंचायत आपने लिखी है, पंचायत को ये कहानी कैसे डेवलप किया आपने, कैसे ये सब्जेक्ट जो है कैसे आपके जहन में आया? पंचायत बेसिकली 2017, हाँ, तो 2017 के बीच में कहीं पे मुझे टीवीएफ में आए हुए भी 2 साल से ऊपर हो चुके थे और मैं 2-2.5 साल से स्केचेस लिख रहा था। तो अब अगेन फिर वही कि अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा। जैसे वहां पे 20 महीने की लर्निंग हुई, यहाँ पे 2-2.5 साल की लर्निंग हुई बेसिक, क्योंकि मैं जब टीवीएफ में आया था तो उस समय मुझे फिल्म मेकिंग का एबीसीडी में कुछ नहीं पता था। क्या होता है, नहीं होता है, क्या एक्शन है, कट है, टेक है, क्लोज है, वाइड है, कुछ उस समय नहीं चमकता था। ठीक है, तो चीजें को पकड़ने, सीखने और सारे चीज मतलब थोड़ा सा बेसिक लेवल पे नॉलेज लेने में कुछ 2-2.5 साल लग जाते हैं। और लगने के बाद फिर एक तरीके से मेरा फिल्म स्कूल भी एक तरीके से यही हो गया, टीवीएफ हो गया। एक फिल्म स्कूल जहाँ पे मतलब पेमेंट, मतलब मुझे पैसे भी मिल रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद वही अगेन लॉजिकल स्टेप क्या होगा आगे, तो लॉजिकल स्टेप वही था लॉन्ग फॉर्मेट, कि लॉन्ग फॉर्मेट में कुछ करते हैं। तो 2017 में मैंने एक कॉन्सेप्ट बाउंस किया शो के लिए, और वो कॉन्सेप्ट कुछ एग्जैक्टली पंचायत नहीं था। वो पंचायत को, जैसे पंचायत तो ग्राम पंचायत लेवल पे हो गया, तो सेम चीज आप पकड़ लो सब डिवीजन लेवल पे। जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है तो जिला सब डिवीजन में बटा होता है, सब डिवीजन नीचे ब्लॉक में, ब्लॉक के नीचे पंचायत। तो ये 1-2 लेवल अप था, लेकिन ये भी ग्रास रूट लेवल पे ही था। ठीक है, उसमें एक ऑफिसर की कहानी थी, लेकिन वो भी उसमें वैसे ही था कि वो बाहर से जाता है वहां पे, और वहां पे कैसे सिस्टम के साथ कोप करता है और कैसे चीजों को मैनेज करता है। सो इनिशियल कॉन्सेप्ट तो था, उसके बाद फिर उसी में प्ले अराउंड करते करते हम लोग के आपस में इंटरनल एक मीटिंग चल रही थी, हम लोग टीवीएफ में कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, गोलू डिस्सो। तो उसी डिस्कशन में मैं कुछ सुना रहा था और उसमें ये ग्राम पंचायत का जिक्र आया, सेटअप। ग्राम पंचायत का जो सेटअप आया वो काफी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगा इन जनरल। ठीक है, तो उस पे मैं थोड़ा सा टाइम, मैंने बोला कि थोड़ा सा मैं टाइम इस पे लेता हूँ, थोड़ा और रिसर्च करने में कि भाई ग्राम पंचायत का पूरा सेटअप का मतलब क्या मैकेनिज्म क्या है, कैसे चीजें फंक्शन करती हैं।
हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे पहले से। जी। फिर मैं उसमें घुसा तो फिर वो काफी ज्यादा रिच सेटअप लगा, प्लस साथ में हम पहले से भी सोच रहे थे कि कुछ रूरल सेटअप के अराउंड कुछ कहानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वो कॉन्सेप्ट भी इसमें दोनों मिक्स कर गया। और फिर वहां से पंचायत आया, और वहां पे जो चीजें फिर मैंने डिस्कवर की रिसर्च में कि ऐसे ऐसे होता है, फिर एक पंचायत सेक्रेटरी करके एक पोस्ट होता है, तो उसमें लड़का बाहर से मतलब लोग काम करते हैं उसमें, वो ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है ऑफिस का। फिर वहां पे अब ये जैसे प्रधान, इसमें पंचायत मैंने प्रधान बोला है, अब पंचायत यूपी वगैरह में प्रधान बोलते हैं, इधर आ गए बिहार में चले जाओ तो मुखिया बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मतलब लोग समझते हैं, सेम ही टर्म है मुखिया या हाँ। तो ये सब चीजें फिर मुझे जो कुछ चीजें पता थी उससे मैंने कनेक्ट करना शुरू किया कि अच्छा हाँ, ऐसी ऐसी चीजें भी तो होती हैं कि अपने जगह अपने पति को वो कर देते हैं, ये जो बहुत प्रधानपति वाला कल्चर है, हाँ बिल्कुल, प्रधानपति सरपंचपति का जो पूरा कल्चर है। तो फिर वो सब सोचा कि वो सब फिर इसमें थोड़ा घुसाते हैं। अगर ऐसे करके छोटे एलिमेंट्स पहले ढेर सारे सोच लिए, और फिर एक अच्छी उसके अराउंड फिर एक सॉलिड कहानी, मतलब एक एपिसोडिक नेचर में कहानी, थोड़ा सा सिटकॉमिश स्ट्रक्चर प्लस कहीं कहीं ड्रामेटिक एलिमेंट्स थोड़े बहुत, उसको मिक्स करके 4-5 कैरेक्टर्स डिजाइन किए और फिर उनकी एक पूरी कहानी तैयार की। तो ऐसा था कि 17 में थॉट आया था, और फिर हमने शुरू में 2-3 महीने का अटेम्प्ट लिया था ये रिसर्च एंड कुछ करने में, लेकिन फॉर सम रीजन उस समय वो प्रोजेक्ट रुक गया था, और फिर मैं दूसरा प्रोजेक्ट में चला गया। एक तो ह्यूमरसली योर्स हम लोग का सीरीज है टीवीएफ का ही, तो उसका सीजन 2 बन रहा था, तो उसमें 2 एपिसोड लिखने थे। उस समय उसमें कुछ राइटर क्रंच था, तो 2 एपिसोड लिखने थे, तो मैंने उसमें 2 एपिसोड लिखा, फिर उसका शूट वगैरह हुआ, और एक बार जब वो खत्म हो गया तो फिर पंचायत वापस ऑन हुआ 2018 मिड में। 2018 में पंचायत वापस ऑन हुआ, एंड फिर वहां से फिर पूरी राइटिंग शुरू हो गई, एंड फाइनली हमने 2019 में शूट किया और 2020 में रिलीज हुआ। जी। तो एक टेक्निकल जो पार्ट था उसका क्या, इसको आप कैसे सीखा? एक स्क्रिप्ट राइटिंग का एक पार्ट होता है, ये जो टेक्निकल पार्ट जो होते हैं राइटिंग के, टेक्निकल पार्ट्स अरे वो सीखा क्या, मतलब सब सीख ही रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने कंटेंट को इकट्ठा किया, क्योंकि इससे पहले आपने आई थिंक स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की थी, राइट? इसकी राइटिंग आप पहले नहीं किए थे। इसके पहले जो स्केचेस लिख रहा था 28 साल, तो एक्चुअली स्केचेस प्रैक्टिस का बहुत ही अच्छा मीडियम है। अगर आप इनिशियल बेसिक्स अगर मतलब एबीसीडी अगर लर्न करना है उसका फिल्म मेकिंग है, तो स्केचेस बहुत ही सही, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट बहुत ही सही तरीका है अगर आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि उसमें आप 5 मिनट के वीडियोस 10 मिनट के वीडियोस बनाते हो। इट्स अ काइंड ऑफ बंच ऑफ सीन्स, राइट? मतलब सीन्स, कई सारे सीन्स होते हैं, आप ये कह सकते हो। लेकिन उसमें भी उनका भी अपना, जैसे अगर 5 मिनट का भी है तो उसका भी एक अपना बिगिनिंग मिडिल एंड होता है। बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अगर आप 30 सेकंड का एड भी बनाते हो, जो लोग बनाते हैं, तो एक एड में भी बिगिनिंग मिडिल एंड होता है। तो अगर आप 5 मिनट का स्केच लिख रहे हो, 10 मिनट का स्केच लिख रहे हो, और अगर आप मतलब 2 साल 2.5 साल उसमें काम कर रहे हो, वो चीज फिगर आउट करने में आप हर महीने के स्केच लिख रहे हो, मान, ठीक है, हर महीने में 1 स्केच 2 स्केच लिख रहे हो, बाकी को नरेशन में बैठ रहे हो। तो ये करते करते फिर शुरू में समझा कि अच्छा हाँ ये ऐसे होता है, बिगिनिंग मिडिल एंड, ठीक है। अब इसमें जैसे जब शुरू में काम करता था तो शायद वो चीजें ढंग से क्रैक नहीं हो पाती। एक सीमलेस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक उसमें मतलब कैसे चीजें पंचलाइन डालनी है, नहीं डालनी है, कोई बात कहनी है तो उसको कैसे मतलब बताना है, कन्वे करना है। तो राइटिंग के छोटे छोटे ऐसे नुआंसेस होते हैं जो कि जब आप शॉर्ट फॉर्मेट करते हो तो उसमें सीखने को इनिशियल लेवल पे काफी चीजें मिलती हैं। और होता क्या है कि आप हर महीने कर रहे हो, मान लो हर महीने में आपका एक वीडियो आ रहा है, हर महीने में या हर 1.5 महीने में एक वीडियो आ रहा है, हर 2 महीने में कभी 2 वीडियोस भी आ जाते हैं। आप लिखते हो, उसको शूट करते हो, 1-2 दिन शूट होता है। मान लो 10 पन्ने की स्क्रिप्ट है, 10 पन्ने की स्क्रिप्ट नॉर्मली हम लोग 1 से 2 दिन में एट मैक्स शूट कर लेते हैं, नॉर्मली 1 दिन में शूट करते हो, फिर एडिट होता है, फिर रिलीज होता है। तो जो पूरा प्रोसेस है, आप उसका एक छोटा वर्जन देखते हो। उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप लिखते हो तो आप नरेशन देते हो लोगों को, 10 लोगों को बिठा के सुनाना होता है। एक तो वहीं पे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है कि भाई अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर गंदा है तो लोग बोल देंगे आपको शक्ल पे, मुंह पे,
उसमें कोई शर्माता नहीं है, क्योंकि सब कंपनी के अंदर के लोग हैं। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बोलेगा कि भाई जरूरी भी है सही बोलना नहीं वहाँ लग पे। रहा है। हाँ, वो मतलब ब्लंटनेस जरूरी है बहुत ज्यादा। तो एक तो वहां पे टेस्ट हुआ। दूसरा, जब आप बना लीजिए, फिर पूरा हो गया, एडिट हो गया, तो फिर एक स्क्रीनिंग इंटरनल होती है लोगों को दिखाने के लिए। किसी को वहां बुरा लगा तो वहां भी बुरा हो गया, ठीक है। फिर थर्ड लेवल आता है जब रिलीज हो जाता है। जब रिलीज होता है तो फिर यूट्यूब पे जाता है, और यूट्यूब इतना ब्रूटल मीडियम है, मतलब नीचे कमेंट होता है। बिल्कुल, कमेंट में अगर लोगों को बुरा लगा तो लोग वहीं पे गाल बहुत बुरा उल्टा लगता है। से हाँ, बिल्कुल। बहुत, ये क्या बना दिया यार, ये क्या बना दिया, ये क्या है, ठीक है। और लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सही है। वो जाके डिसलाइक बटन दबा रहे हैं लोग। आपका वीडियो का L/D, लाइक बाय डिसलाइक का रेशियो खराब होने लगता है। तो आप 3 लेवल के वो पे जाते हो, एक तरीके से टेस्ट देते हो। इससे आपकी इमेज पर फर्क पड़ता पड़ता है। हाँ, दूसरा आप एडिट पे देख का जो इंटरनल स्क्रीनिंग होता है फाइनल एडिट का, और तीसरा जब वो रिलीज हो जाता है तो उसका जो ऑडियंस फीडबैक आता है, अरे तो ये पूरा सर्कल 1 महीने में देखते हो, ठीक है। तो महीने के स्टार्ट में आपने जो सोचा और महीने के लास्ट में जो रिलीज होके जो ऑडियंस फीडबैक आया, वो आपको इतना ज्यादा हेल्प, मतलब आपके सोचने के प्रोसेस को बहुत, वो एक तरीके से गाइडलाइन करता है कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है। ये सब चीजें सीखने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप हाँ जी बोलिए। हाँ, तो यही प्रोसेस मतलब है कि अब 2-2.5 साल अगर कंटिन्यू आप करते हो तो कुछ चीजें आप ऑटोमेटिक पिक करने लगते हो। फिर मतलब ये प्रैक्टिस वाली चीज है कि आप जितना ज्यादा करोगे, मतलब टैलेंट तो है अपनी जगह पे, जिसके मतलब वो एक डिफरेंट चीज है, बट लेकिन प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आप अगर प्रैक्टिस करते जाओ तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलने ही लगता है फिर बात। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि आपने स्केचेस, बहुत सारे स्केचेस आपने बनाए, तो उन किसी एक का आप मुझे एग्जांपल देकर बोल सकते हैं कि इसको कैसे डेवलप किया, कैसे बनाया, या किस तरह आप उसको प्राप्त हाँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। आई थिंक एक हमने स्केच किया था और काफी अच्छा चला भी था। ट्रूथ और डेयर विद अ डे विद आर डी शर्मा। अ डे विद आर डी शर्मा करके एक स्केच है, और उस स्केच में अब एग्जाम्पल उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे वो हुआ, बिल्कुल कैसे वर्क करती हैं चीजें। अगर आप खुद से कुछ स्केच अपने थॉट से अगर कुछ स्केच बनाना चाहते हो, तो उसमें मैं और एक और टीवीएफ में है सौरभ खन्ना करके, ठीक है, राइटर क्रिएटर वो भी हैं। सो मैं और खन्ना बैठ के ऐसे एक बार डिस्कस कर रहे थे कि यार साइंस फिक्शन बनता है, ये फिक्शन बनता है, वो फिक्शन बनता है, तो मतलब मैथ फिक्शन क्यों नहीं हो सकता है, या फिर मतलब फिजिक्स फिक्शन क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ट्रिप कर रहे थे कि क्यों नहीं हो सकता है, और हम लोग क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो बैठ के मैंने बोला कि सोचते हैं थोड़ा सा, मतलब सोचने में क्या जा रहा है, ऐसे भी बैठे ही हुए हैं, और सोचना भी हमारा पार्ट ऑफ द जॉब ही है, ठीक है। तो उसमें कोई ये नहीं कहता है कि बैठ के क्या कर रहे हो, टाइम पास कर सोच रहे हो, ठीक है। तो वो भी हमारा पार्ट ऑफ जॉब है। तो बैठ के सोच रहे थे हम लोग, जैमिंग करना शुरू किया ऐसे कि क्या हो सकता है, और ये मोर ऑफ जैमिंग से ज्यादा ट्रिप था कि हम लोग, अरे क्यों नहीं हो सकता है, मैथ फिक्शन क्यों नहीं हो सकता है, अगर साइंस फिक्शन हो सकता है। तो फिर उस पे थोड़ा देर हमने कुछ किया, कुछ सोचा, उल्टी सीधी चीजें, और उसमें मतलब कुछ आया नहीं। एक कुछ थॉट आया जिसको लेके बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, जिसमें वैसा था कि जो ये जोक्स चलते हैं ना कि यार मैथ की किताबों में होता है कि एक आदमी ने 70 तरबूज खरीदे, ठीक है, तो 70 तरबूज तो एक्चुअली में कोई खरीदता नहीं है। सो उसके अराउंड कुछ सोचने लगे हमने, कॉन्सेप्ट बनाने लगे कि यार कोई एक आदमी है जो विलेन है, और वो क्या कर रहा है कि चारों तरफ से वो तरबूज खरीदे जा रहा है, ठीक है, 70 80 तरबूज खरीद रहा है, और मैथ का टीचर है वो, ठीक है। अच्छा। मैथ का टीचर प्रोफेसर है, और तरबूज खरीदे जा रहा है, मार्केट से तरबूज की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। अच्छा। तो ये थॉट एक आया, और ये थॉट जाके फिर हमने एक्साइटमेंट में बाहर किसी को सुनाया, 1-2 लोगों को, अरे यार पता नहीं अजीब लग रहा है वैसा वाला थोड़ा सा उतना जमा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ, ये केवल ऐसे ही थॉट था, इसको स्केच फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। ये तो यार, ये तो मतलब फुल लेंथ कहानी हो सकती है, जी जी, इसको एक 10 मिनट के स्केच में कैसे दिखाओगे। तो बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद फिर बैठ के मैं सोच ही रहा था, तो उसमें करते करते मैं कुछ लैपटॉप मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तो मोबाइल पे कई सारे शोज आते थे पहले, टीवी पे, अभी भी आते हैं। एक फॉर्मेट है
अ डे विद सम सेलिब्रिटी, अ डे विद शाहरुख खान। इसमें रिपोर्टर जाते हैं शाहरुख खान के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। वो देखते देखते अचानक फिर थॉट आया कि यार ये तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप चीजों को बांधना चाहते हो ना, जो थॉट है उसको, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। और अगर इसमें ऐसा कुछ हो कि ये जो एक रिपोर्टर, रेगुलर रिपोर्टर हो, और जो एक विलेन सोच रहे थे हम, जो ऐसा आदमी, तो कोई मैथ का प्रोफेसर हो, मैथ बुक का राइटर हो, तो और उनके घर जाए तो फिर क्या होगा? उनके घर जाएगा तो वो बंदा अपने घर में भी रोटी भी उससे काट के उसके एकदम गोल डायमीटर और सर्कमफेरेंस और रेडियस वैसे वो करता होगा। उसका फ्लैट नंबर भी पाई में होगा, 3.14 ऐसे करके, गाड़ी का नंबर भी ऐसा होगा। ऐसे जस्ट दो चार जो तुरंत थॉट आया दिमाग में कि भाई ऐसा हो सकता है। तो उस समय मैं कमरे में बैठा हुआ था ऑफिस के ही एक रूम में, और उस समय वहां फिर कोई नहीं था। तो बगल में एक बद्री करके हमारे एक्टर, टीवी के वीडियोस में आता है काफी, बद्री करके, और वो बैचलर्स का को राइटर भी था आई थिंक। तो बगल वाले कमरे में बद्री बैठा था, तो मैं उसको जाके सुनाया कि बद्री सुन, ऐसा है कॉन्सेप्ट, ऐसा है। तो बद्री हंसा काफी, ठीक है। तो लगा कि यार ये वर्क तो आई थिंक सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये अब एक स्ट्रक्चर लॉक हो गया है, फॉर्मेट ऑफ जोक्स लॉक हो गए हैं, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में ऐसी चीजें होंगी, तो तुरंत आपको दिखने लगता है कि नहीं यार इस पर 10 पन्ने तो आराम से लिखे जा सकते हैं। जो उसमें एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड डाल दो। एक रिपोर्टर शुरू में जाता है, धीरे धीरे उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और लास्ट में वो कैसे भागता है, और लास्ट में खाई पे खत्म हुआ, जहाँ पे कि एस सी वर्मा भी उस स्केच में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर किया गया, एंड आई थिंक आफ्टर मतलब कि 8-10 दिन लगे होंगे, और मैं फिर बैठ के, मतलब उसके बाद फिर लिखने पे मैं बैठ गया, और लिख के फिर उसको 8-10 दिन में फिर एक छोटी सी जैमिंग की। मैंने खन्ना को बुलाया, फिर 2 लोग और थे, हम लोग बैठ के थोड़ी जैमिंग कर लिए, 2-4 जोक्स के, उसके बाद फिर मैंने उसे लिख दिया, और वो मुश्किल से 8 से 9 दिन लगे होंगे लिखने में। और फाइनली फिर हमने उसे जीतू को लिया, जीतू था, और गजराज राव उसमें आर.डी. शर्मा बने। गजराज राव जो कि मतलब ईवीएफ यूनिवर्स से जो भी हैं, या फिर जिन्होंने बधाई हो देखी है ये सब, गजराज राव उसमें आर.डी. शर्मा बने। और बद्री उसमें गजराज राव के घर में एक नौकर था जो कि रोटी बनाता था और ये करता था, वो उसने बद्री ने उसका रोल किया। अच्छा। और फाइनली फिर हमने जाकर उसे शूट किया। तो यही एज ए क्रिएटर रिलीज हुआ, एंड काफी अच्छा रिस्पांस मिला। एज ए क्रिएटर हम कह सकते हैं कि ये काम जो होता है वो एज ए क्रिएटर का होता है, पूरा इसको कंटेंट को डेवलप करना। आपने इसको डेवलप किया, उसको क्रिएट किया, एक आइडिया को। हाँ, जैसे अब बहुत एक तरीका ये भी, जैसे अभी मैंने इसका एग्जांपल जो दिया आर.डी. शर्मा का, तो इसमें कि मैंने पहले लिख दिया, लिखने के बाद फिर डायरेक्टर ऑन बोर्ड आया, ठीक है। डायरेक्टर ऑन बोर्ड आया, फिर वो उसने डायरेक्ट किया, और हम लोग के टीवी में कल्चर है कि राइटर्स को सेट पे रहना ही रहना है, ठीक है। तो लिखने से लेकर के मतलब फिर जब वो शूट होता है तो उस समय भी आप इन्वॉल्व रहते हो सेट पे, तो काफी काम मतलब मिला जुला के रहता है। तो आपके पास आजादी रहती है कि आपने जो सोचा है एटलीस्ट मेक श्योर कि वो उस जगह पे पहुंच जाए, मतलब सही डायरेक्शन में जाए। अगर मान लो कि अगर डायरेक्टर साथ में जुड़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो दोनों ऑन द सेम पेज रहते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर बाद में भी आता है तो जस्ट मेक श्योर कि वो सही जगह पे सही डायरेक्शन में जाए। एज अ राइटर ये काम हम लोग का रहता है। कभी ऐसा होता है कि राइटर कोई ऐसा भी है जो राइटर खुद ही लिखता है और खुद डायरेक्ट भी करता है उस कंटेंट को? हाँ, बहुत लोग करते हैं। मतलब इन जनरल इंडस्ट्री में कई जगह फिल्में कई सारी बनती हैं जहाँ पे कि राइटर डायरेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। तो उसमें जरा अभी हम लोग जिस टाइप के डेडलाइंस में काम करते हैं कि अगर हमने ये वर्क डिवाइड नहीं किया तो वो सीधे समझ लो कि मतलब सही टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाएगा। हाँ, कि उसमें सीधे समझ लो कि आप काफी मतलब 1.5 गुना टाइम लग जाए। अकेले हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीम काम टाइम क्रंच रहता है प्लस साथ में दोनों को अपने अपने स्किल सेट पे काम करने का काफी मौका मिलता है दिखाने का, ठीक है। अभी क्या है कि इवन आप राइटिंग उठा लो या डायरेक्शन उठा लो, दोनों अपने आप में अथाह है अगर आप सीखने बैठो तो इवन आप राइटिंग कर रहे हो या डायरेक्शन में हो, अगर आप वही पकड़ के अच्छे से सीख लो, अच्छे से अपना मतलब उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं अगर आप उठा लो, वही सीखने में आदमी का आधा मतलब उम्र निकल जाती है कायदे से अगर कोई सीखना शुरू करे तो। हमारे मतलब टीवीएफ में कल्चर है इन जनरली राइटर डायरेक्टर करते हैं लोग,
लेकिन मेजरली अलग अलग ही होते हैं, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जी। उसमें क्या होता है कि सब मतलब बैंडविड्थ सबके पास हो जाती है एक्स्ट्रा काम करने के। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे पूछना कि बतौर राइटर जो लोग आना चाहते हैं या एज ए कंटेंट क्रिएटर लोग जो आना चाहते हैं मार्केट में, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग हैं? यार नए लोगों को तो यही कहूंगा कि अब अभी जैसे जो भी मैंने अपने बारे में बताया, अब मेरे लिए ये वर्क किया, मतलब जो मैंने किया। सही। किसी के लिए कुछ और वर्क करता है, किसी के लिए कुछ और वर्क करता है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म स्कूल में जाओ, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाओ। अब कोई एक रास्ता कोई है नहीं एग्जैक्टली मुंबई पहुंचने का, ठीक है। हमारी कंपनी में, मतलब टीवीएफ में बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से घूम के आए। कुछ लोग हैं जो कि डायरेक्ट कॉलेज से भी आ गए हैं, कुछ लोग हैं जो कि, अब मैं जैसे कि 4 साल पहले कहीं और था, 11 में मेरा कॉलेज हुआ, टीवीएफ में मैं 15 में हूँ, मैं 4 साल कहीं घूम के आया इधर उधर से। तो एक चीज लेकिन आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा इधर लोग कहते हैं कि रिस्की है बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो एक्चुअली है रिस्की थोड़ी सी, ठीक है। चीजें हमेशा वर्कआउट नहीं होती है। बिल्कुल। सो आई थिंक अगर कुछ जॉब वॉब थोड़ा अगर जुगाड़ के रखो या कुछ वैसा, सो एक है कि आपके पास रहता है ना कि भाई एटलीस्ट हमारा खर्चा, बेसिक खर्चा तो चलता रहेगा ना। सही है। फिर आप सोचते रहो उसमें। बहुत लोग ऐसा भी है कि जो सीधे घुस जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका मतलब वर्क नहीं किया, पैन आउट नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि उसके चक्कर में मतलब बर्बाद भी हुए। तो अगर आप एज अ राइटर घुसना चाहते हो, ट्राई करो कि कुछ साथ में हो, जॉब वॉब, ठीक है। उसके बाद फिर आप काम करते रहो, फिर स्विच मार। अगर आपको प्योरली फुल टाइम इसमें घुसना है तो ट्राई टू गेट मतलब असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स मिल जाए आपको, और कोशिश करो कि प्रोजेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। और आजकल के टाइम में हाँ, क्योंकि प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। अगर आप 4 चीजें हैं, 4 लंबी आपने पिक्चरें लिख ली हैं जो कि एक भी प्रोड्यूस नहीं हुई है, और अगर आप एक 15 मिनट का स्केच लिखते हो जो कि प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो पहले चीज कि आपको लर्निंग, बहुत चीजें जब प्रोड्यूस होती है तो आप उसको शुरू से लेकर अंत तक इन्वॉल्व हो, ऑडियंस रिएक्शन देख रहे हो, तो उसकी लर्निंग एक अलग लेवल की होती है। वो मतलब केवल थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल में डालना पड़ेगा। गलती करोगे, सही करोगे, आप गलत किए हो तो आप डालोगे तो देखोगे कि भाई गालियां पड़ रही हैं। तो जो गालियां पड़ती है ना, वो ऐसी चीजें आपको मतलब सिखा देंगी ना, जो कि आपको स्क्रीन प्ले की बुक नहीं सिखाएगी। बिल्कुल। आपको लगेगा कि यार ये कैसे मैं मिस कर गया, इतना बड़ा फकअप मैंने कैसे कर दिया, ठीक है। तो वो चीजें आपको स्क्रीन प्ले की बुक नहीं सिखाएगी, जो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखाती हैं वो चीजें। सो यही है, अगर करना चाहते हो तो आजकल तो हाँ, यूट्यूब की वजह से और ये सब इंटरनेट की वजह से आजकल बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में आ गए हैं, बिजनेस में आ गए हैं। कई लोग हैं जो इंडिविजुअली बनाते हैं, कई सारी कंपनीज भी हो गई हैं जहाँ पे लोग छोटी छोटी चीजें प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि अगर आप एज अ राइटर सीधे शुरू में अगर बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से घुसने की कोशिश करो, कहीं पे जाके आप बेसिक स्किल सेट उठाओ। आप 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट करोगे, जब आप करना शुरू करोगे तो लोगों से मिलना शुरू करोगे, फिर आपके 2-4 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे जो कि विजिबल रहेंगे कहीं भी। उसके बाद आप बात करते हो तो आपको दिखाने के लिए रहेगा कि भाई मैंने ये किया है जी। So, getting your pages produced, इस पे फोकस रखना है, और यही सोच के मतलब जिस डायरेक्शन में बढ़ना है बढ़ो, कि सीधे मतलब आपको अगर बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो थोड़ा होल्ड रखो, थोड़ा पहले कुछ 1-2 काम कर लो, बेसिक ग्राउंड वर्क देख लो, और फिर धीरे धीरे तो मतलब बाकी तो करियर है ही आगे पड़ा हुआ, तो जो करना है आप आगे करते रहो। तो आने वाले कल में कुछ चीजें जो पाइपलाइन में हो, जो आप चाहें आप डिस्कशन करना बोलें। अभी जैसे इसकी शायद सीजन 2 की अभी बात हो रही है, तो अभी अगर ये होगा तो सीजन 2 पंचायत लिखने की बात है। उसके अलावा एक आध और कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे जी, वो देखते हैं आगे की किधर जाता है। तो अभी स्टिल वो R&D फेज में है। अभी इनिशियल ग्राउंड वर्क, मतलब वो जैसे आर.डी. शर्मा में मैंने बताया था ना कि जो शुरू में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जो चीजें होती है, जिसमें मतलब कोई डायरेक्शन पता नहीं होता है, बट चीजें कहाँ जाना है चल रही होती है। तो अभी कंटेंट रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है। हाँ, और वहां पे अगर चीजें सॉलिड हो जाती है ना, वहां पे जैसे कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर आगे की जर्नी इजी हो जाती है। जब स्क्रैच लेवल पे जो थॉट है, अगर वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, देन आगे लिखना आसान हो जाता है।
कॉम्परेटिवली थोड़ा सा। अदरवाइज अगर शुरू में अगर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, हौच पौच है थोड़ा, मतलब इनिशियल थॉट में, तो फिर आगे भी वो हौच पौच ही रहता है। जी जी जी। तो दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी चीजें आपने हमें बताई। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इसको वीडियो को देखेंगे, जो लोग इसको देखेंगे इंटरव्यूज को, जरूर मतलब उनके कुछ सवाल होंगे, उनको जवाब मिल चुके होंगे उनको। तो थैंक्स अ लॉट, आपने ज्वाइन किया। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल फॉर हैविंग। थैंक्स। थैंक यू।